हेलो एवरीवन फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 11th का केमिस्ट्री है, जिसका देखिए चैप्टर है परमाणु की संरचना, और उसमें हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिया है। ये हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सॉरी इसके लिए, जो क्लास 11th का मैथ है वो मेरे पास मैथ का बुक नहीं है, इसलिए वो वीडियो नहीं आ पा रही है मैथ का। अब से रेगुलर केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 में अपने प्रयोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक नाभिकीय मॉडल बनाया। इसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्न है। देखिए, जो रदरफोर्ड ने 1911 में अपने प्रयोगों से प्राप्त जानकारी जो जुटाई थी, आधार पर एक नाभिक मॉडल बनाया था। यानी नाभिक मॉडल होता क्या है? देखिए, नाभिक मॉडल एक इस तरह से गोलाकार होता है और इसमें एक ये जो केंद्र होता है यही नाभिक होता है। देखिए, परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म एवं विस्तृत उदासीन कण होते हैं। जो परमाणु गोलाकार एक गोल के आकार के होते हैं, जो अति सूक्ष्म तथा विस्तृत कक्षीय के उदासीन कण होते हैं। यह एक उदासीन कण है। इसमें पहला था ये। अब ये देखिए दूसरा। परमाणु का समस्त धन आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में संचित होता है, जिसे परमाणु का नाभिकीय कहते हैं। देखिए, जो हमने एक परमाणु का समस्त धन आवेश, यहाँ पर इसे धन भी बोला जाता है, इसे धन आवेश भी बोला जाता है, जिसे परमाणु का समस्त धन आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र से संचित होता है। ये जो इसका केंद्र है यहाँ संचित होगा, केंद्र से संचित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक मॉडल कहते हैं। इसे परमाणु का नाभिक मॉडल कहते हैं। अब आइए तीसरे पर देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। जो ये परमाणु का एक कक्षक बना हुआ है, यानी केंद्र बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं उसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। ये देखिए, ये एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक नाभिक कक्षक हो गया है, और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यह इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में एक कक्षक के रूप में घूमेंगे। अब आइए हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां निम्न है। देखिए, इनकी कमियों को हम थोड़ा देखते हैं, इन्होंने क्या गलती की थी रदरफोर्ड ने। ये देखिए, पहला है ये, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है। इसमें से इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनके वेग आदि की जानकारी रदरफोर्ड नहीं दे पाए। जो हमने बताया था कि एक वृत्तीय कक्षक होता है, जो इसके केंद्र में नाभिक होते हैं, वृत्तीय कक्षाएं संभव है। इन्होंने तो अपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यानी परमाणु मॉडल में इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव है, यानी इसके बाहर भी इस तरह से कक्षाएं संभव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनके वेग आदि की जानकारी रदरफोर्ड नहीं दे पाए। जैसे इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उनकी वेग की जानकारी रदरफोर्ड नहीं दे पाए, इसलिए इनकी ये कमियां मानी जाती है। ये पहली कमियां है इनकी। अब आइए दूसरी कमियां पर। ये दूसरा कमियां है। इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो उनकी कक्षाएं की ऊर्जा में कमी होती है, परंतु अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता और परमाणु नष्ट हो जाता। परमाणु हम जानते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अगर घूमता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है और इनकी ऊर्जा जो होती है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर इसमें कमी आ जाती है तो कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। यानी यहाँ पर जब गिर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें आ जाएगा, तो ये जो केंद्र बना हुआ है, ये इस केंद्र का मान बिल्कुल शून्य हो गया है। तो अगर ये यहाँ पर इसमें आ जाता है तो ये शून्य हो जाएगा इसका, यानी परमाणु का जो ऊर्जा होता है वो नष्ट हो जाएगा। और परमाणु को तो हम जानते ही हैं कि न ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए, ये तीसरा है इनकी कमियां।
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सतत ह्रास के कारण परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात रदरफोर्ड परमाणु संरचना परमाणुओं के उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। जो रदरफोर्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सतत ह्रास के कारण, जो इसमें सतत ह्रास होता है यानी कुछ कमियां होती हैं ह्रास में, वो जैसे एक वृत्त कक्षक बना हुआ है, इसमें जो कमी आ रही है यानी ये टूट भी सकता है, बिखर सकता है, तो इसके परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो सतत होने चाहिए उनकी गणना इन्होंने अपने मॉडल में, परमाणु मॉडल में नहीं की थे, तो ये भी इनकी एक कमियां निकली है। अब आइए हम देखते हैं अपने बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल बनाया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्न है। देखिए नील्स बोर, ये एक ही नाम है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए, अब इन्होंने एक नए वैज्ञानिक, नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल बनाया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब आइए इनमें इन्होंने पहला दिया है, एक देखिए पहला, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्त कक्षाएं संभव है। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक परमाणु हमने बना दिया, अब इसके अनेक वृत्त कक्षक यानी इस तरह से ले लेता हूँ, अनेक वृत्त कक्षक इस तरह से 3, 4, 5 हो सकते हैं। यहाँ पर एक केंद्र हो गया, ये नाभिक हो गया जिसे पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। वृत्त कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये देखिए इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं, या इसमें घूम सकते हैं, इसमें टोटल में पूरे में नहीं घूम सकते हैं। अब देखिए इनकी दूसरी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी तथा स्थिति के कारण ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा निहित होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऊर्जा होती है, कक्षाओं में ऊर्जा घूमते हैं और उनकी मात्रा जो होती है एक निहित होती है, निश्चित किया जाता है कि नहीं इनकी मात्रा इतनी दी जाए। तीसरे पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी अस्थायी कक्षाओं में घूमता, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा में अगर घूमता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी ये अस्थायी कक्षा है इसकी, अगर ये इसी कक्षाओं में अपने एक ही कक्षा में घूमता है तो इसका इलेक्ट्रॉन की ह्रास होगा, इलेक्ट्रॉन टूटने यानी बिखरने लगेंगे। अब देखिए ये बोर मॉडल की कमियां, जैसे बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हैं, अब बोर की भी कुछ कमियां निकल गई हैं। बोर जो वैज्ञानिक थे इनकी भी कमियां निकल गई हैं। तो आइए हम बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं, बोर का परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकी है। यानी जो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताए हैं, इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों, यानी इसमें जो पॉजिटिव आयन होता है और निगेटिव आयन होता है, ये तो उन्होंने ही बता दिया था, रदरफोर्ड ने ही। तो इसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जो आयन उत्सर्जित होते हैं यानी आयन कैसे आते हैं, इसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकी है इसमें, यानी बोर ने अपने इस मॉडल में ये कमी की है, ये वाली। अब आइए देखिए दूसरा है, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं एकल नहीं होती, बल्कि वास्तव में कई रेखाओं का समूह होता है। जैसे देखिए उच्च विभेदन क्षमता वाले, जो इसमें विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रम द्वारा जांच करने पर, मतलब एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, यानी जांच करने की मशीन होती है, वो विभेदन यानी किसी भी वस्तु को भेद सकता है, वो चाहे कोई भी ठोस पदार्थ हो उसे भेद सकता है। उसी मशीन के द्वारा हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं एकल नहीं होती है, बल्कि वास्तव में कई रेखाओं का समूह होता है, इन्होंने बताए हैं। ये देखिए अब इनका तीसरा, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जिस वस्तु से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ज्ञात होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में
होने पर उसकी स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई भागों में बट जाती हैं। जो प्रयोग द्वारा इन्होंने यह ज्ञात किया है कि जिस वस्तु में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ज्ञात होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर हम किसी वस्तु को उत्सर्जन अगर स्वयं से उत्सर्जन करें और प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उससे ज्ञात करें कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कोई चुंबक ले लें, अगर वो एक स्थित वस्तु पर रख दें चुंबक को और उससे प्रकाश को यानी स्पेक्ट्रम को रेखाएं कई भागों में बढ़ जाएगी। जैसे प्रिज्म का परावर्तन पढ़े होंगे, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 भागों में बट जाती है, तो वही यहाँ पर भी है, उसकी स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई भागों में बट जाती है। आइए अब हम अपने एक और देखिए सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। ये सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सन 1919 में सोमरफेल्ड ने बोर के परमाणु मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए सोमरफेल्ड ने यह सुझाव दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो। एक ही कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भिन्न हो सकती है। देखिए सोमरफेल्ड जी ने जो बताया है, ये सोमरफेल्ड भी एक वैज्ञानिक ही हैं जिन्होंने बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए इन्होंने एक नया अपने विस्तृत किया है, यानी उन्होंने उनकी कमियों को संशोधित किया है। तो देखिए इन्होंने यह सुझाव दिया है इसमें कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं समान नहीं हो सकती हैं। जो जैसे मानते हैं हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है वो अलग होगी, हीलियम की अलग होगी, लिथियम की अलग होगी, तो वही इन्होंने बताया है सोमरफेल्ड जी ने, ऊर्जाएं समान नहीं होगी। एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भिन्न हो सकती है। अगर एक ही कक्षा, देखिए ये जो यहीं पर मैं बनाता हूँ, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन कक्षा हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा हो गया, इसमें ये नाभिक हो गए। तो ये देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हम ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें यहाँ पर जो इसकी चार्ज होगी या अलग होगी, इसकी चार्ज अलग होगी या सेम भी हो सकते हैं, या दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भिन्न हो सकती है। देखिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।